हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, विटामिन और पोषण हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पॉइंटर बायोलॉजी में। अब इसमें से हमने कुछ कंटेंट डिस्कस किया था, उसी के आगे इसमें से अब हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए, सुमेलित करना है हमें। तो विटामिन का जो सुमेलन है वो कैरोटीन, मतलब कैरोटीन क्या है, एक विटामिन है। इसके बाद एंजाइम पेप्सिन है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है। और हार्मोन्स हैं जो वो हैं टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन्स हैं जो लिंग हार्मोन्स होते हैं, मनुष्यों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर केराटिन जो है ये प्रोटीन है, तो केराटिन प्रोटीन जो कि बालों में और नाखूनों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका मिलान है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है। तो प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा कितनी होती है? तो प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा 116 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। देखिए, सोयाबीन जो है वो ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, जिसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन अगर अन्य पदार्थों को देखा जाए तो उसमें जो कि शाकाहारी पदार्थ हैं, इतनी ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हालांकि मांसाहारी पदार्थ जो होते हैं कि जैसे अंडा है, मछली है और मीट है, उसमें से काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो सोयाबीन के दाने में ही पाई जाती है। इसमें लगभग 40% के लगभग प्रोटीन पाई जाती है। चावल, मूंगफली तथा सेब में प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? मूंगफली है। अगर इसमें देखा जाए कि चावल, मूंगफली तथा सेब, इनमें देखा जाए तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत मूंगफली है। इसके साथ साथ में प्रोटीन और वसा दोनों की स्रोत की अगर बात की जाए तब भी यहाँ पर मूंगफली एक अच्छा स्रोत माना जाता है। हेयर, जो बाल हैं हमारे, वो जिस प्रोटीन के बने होते हैं उसका नाम क्या है? कीरेटिन। तो कीरेटिन के बाल बने होते हैं। और जो हमारे नाखून भी हैं, इनको काटने से दर्द नहीं होता है क्योंकि इसमें रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। तो ये सब किसके बने होते हैं? कीरेटिन के बने होते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य कथन जो नहीं है वो ये है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये बात टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है ग्लूटिन। देखिए, जब भी आप अगर आटा गूँथें तो आटा गूँथने में आटा की जो लस बनती है, लस का मतलब कि उसमें जो चिपचिपापन बना रहता है। जैसे कि अगर आप ज्वार का आटा लें तो ज्वार के आटे को अगर लगाएं तो उसमें वो चपकन नहीं होगी, है ना। तो ये जो चपकन है ये ग्लूटिन के कारण ही होती है। तो ग्लूटिन जो है वो गेहूं की रोटी बनाने की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित करता है। एक कठोर परिश्रम करने वाला जो पुरुष व्यक्ति है उसके लिए दैनिक ऊर्जा का जो आवश्यकता है वो होनी चाहिए 4000 किलो कैलोरी। तो 4000 किलो कैलोरी एक कठिन शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। एक गिलास यदि आप पानी पीते हैं तो आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ये आपको 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब कि जो पानी होता है वो कैलोरी फ्री होता है, उसमें से कोई कैलोरी नहीं होती है, कोई ऊर्जा नहीं होती है। भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो, देखिए, कार्बोहाइड्रेट बस बदलता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका मुख्य स्रोत है। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है तो जो सबसे उपयोगी आपके लिए पदार्थ है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत हैं जैसे कि आलू है, चावल है, गेहूं है, इन सारी चीज़ों में हमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या इससे उपलब्ध होता है हमें। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। मतलब कि जो फास्फोरस है वो अम्लीयता और क्षारीयता को कंट्रोल करता है मनुष्य के शरीर में। ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है अमीनो अम्ल। इसी प्रकार से हमने कल चर्चा की थी कि जो विटामिन सी है वो भी शरीर में एब्जॉर्ब मतलब होती है, लेकिन वो स्टोर नहीं होती है। तो इसलिए हमें विटामिन सी को भी कंटिन्यू लेते रहना होता है।
इसी प्रकार से अमीनो अम्ल भी शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। जामुन, करौदा, लोकाट तथा अमरूद में से लौह किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये करौंदे में पाया जाता है। तो करौंदे में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित खनिजों में से विचार कीजिए और फिर इसमें से हमें बताना है कि उपर्युक्त ये जो खनिज होंगे इनमें से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कौन से आवश्यक हैं? तो यहाँ पर देखिए दिया है कैल्शियम, लोहा और सोडियम। तो ये तीनों मानव शरीर में संकुचन के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर हाथ ही हिलाते हैं तो उसमें क्या है, ये मांसपेशियों का संकुचन और प्रसारण होता है। तो मांसपेशियों का संकुचन और प्रसारण कैल्शियम, लोहा और सोडियम इन तीनों की उपस्थिति के कारण होता है। पालक के पत्तों में सबसे अच्छी मात्रा में या अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन। इसका मतलब जो आयरन है वो पालक में अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है और इसके अगर इसका हम सेवन करते हैं तो आयरन की मात्रा हमारे शरीर को काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह किस में पाया जाएगा? अच्छा, पालक में पाया जाएगा। लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है और उनमें से भी अगर देखें तो पालक में सर्वाधिक पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बाहुल्य मात्रा में उपस्थित होता है एमाइलोज। इसका मतलब ये जो चावल होते हैं, चावल में से बासमती चावल को जब आप पकाते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, लंबे लंबे हो जाते हैं वो, क्योंकि उनमें एमाइलोज पाया जाता है। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज ख्यूस पर सॉरी। तो दूध में जो मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है और लैक्टोज जो है वो क्या है? एक सैकेराइड है। तो लैक्टोज एक सैकेराइड है और ये दूध में पाया जाता है, इसी के कारण दूध में मिठास होती है। दूध खराब हो जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया जो है ये लैक्टोबैसिलस है, यही दूध के जमने के लिए उपयोगी होता है। दूध से जब दही बनता है तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की संख्या ही उसमें तेजी से ग्रो कर जाती है और वो दूध से दही बना देते हैं। गाय के दूध में जो हल्का पीला रंग होता है वो क्यों होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले रंग का दिखाई देता है। गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित कैसीन, देखिए कैसीन दूध की एक प्रोटीन होती है और इसमें कैरोटीन भी होती है। तो गाय का दूध जो होता है उसमें कैरोटीन होता है जिसके कारण वो पीला दिखाई देता है। कैसीन तो उसमें होता ही है क्योंकि दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। भैंस के दूध में औसतन जो वसा होती है वो कितनी होती है? 7.2 होती है। 7.2% औसतन भैंस के दूध में वसा पाई जाती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं। देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं कि वो सिर्फ दूध ही पीते हैं और उसी में दूध से ही वो पूरा पोषण ले लेते हैं। दूध को वैसे संपूर्ण आहार भी देखिए कहा गया है। तो यहाँ पर वो जो दूध को पाचन होता है बच्चों के उसमें, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि देखिए रेनिन पाई जाती है ना, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें अगर दूध में पाई जा रही हैं तो इनके पाचन के लिए जो एंजाइम्स हैं तो वो कब तक रहते हैं? वो 6 साल से लेके 15 साल तक रहते हैं। मतलब कि 6 साल तक तो रहेंगे ही रहेंगे लेकिन वो 15 साल तक भी पाए जाते हैं। तो ये दूध तभी बच्चों को इतना अच्छे से पचता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो रेनिन है वो उपस्थित होता है। मतलब कि दूध की प्रोटीन को अगर पचाना है तो क्या चाहिए? रेनिन चाहिए। कैसीन दूध होता है। कैसीन जो है वो क्या है? एक प्रोटीन है जो कि दूध में पाई जाती है। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। धवल मतलब उसका वाइट जो कलर दिखाई देता है वो कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ग्लूटुनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है कैसीन। तो कैसीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों, टिश्यू का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है और शरीर की वृद्धि के लिए जो
प्रोटीन है वो क्या करेगी, कोशिकाओं का डेवलपमेंट करती है। तो ये आवश्यक है शरीर के विकास के लिए या फिर ऊतकों की वृद्धि के लिए। मानव शरीर की धीमी वृद्धि का जो कारण है वो होता है प्रोटीन की कमी। अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ली जाती है तो मानव शरीर का डेवलपमेंट तेजी से नहीं होता है। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी से एडीपी, अगर एटीपी से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से अगर हम एडीपी को बदलते हैं तो ऊर्जा वहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होती है। श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, जो कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया में जो भोजन का या फिर कहें ग्लूकोज का जारण होता है, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में निकलती है। सुमेलन करना है यहाँ पे। विटामिन B12 ये कोबाल्ट से संबंधित है और ये रक्ताल्पता, इसकी कमी से रक्ताल्पता रोग भी हो जाता है, मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी या फिर कहें रक्त की कमी। हीमोग्लोबिन इसमें क्या लोहा होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है। देखिए जो पौधे भोजन बनाते हैं तो क्लोरोफिल उसमें होता है, तो क्लोरोफिल के कारण बनाते हैं। तो क्लोरोफिल में ही एक अणु किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो ये मैग्नीशियम जो है ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेता है और उसमें काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पीतल, पीतल देखिए कैसे बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है। मतलब कि तांबा में अगर जस्ता मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। अगर तांबा में हम टिन मिला दें तो क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। खाने का नमक ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। और जो बेकिंग सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने केमिस्ट्री के जो लेक्चर बनाए हैं फ्रेंड्स उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो केमिस्ट्री के लेक्चर भी आप देख लीजिएगा। और वो केमिस्ट्री के लेक्चर जो हैं आप अगर उतना ही सही से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए वो आपके लिए लगभग पर्याप्त होगा, क्योंकि अधिकांशतः लोगों को वो थोड़ा सा उबाऊ लगता है केमिस्ट्री, लेकिन एग्जाम में आएगा तो पढ़ना आवश्यक होता है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। विटामिन B2, देखिए जो विटामिन बी है वो कम्प्लेक्स होती है ना। विटामिन बी कम्प्लेक्स विटामिन है, इसका मतलब वो मल्टी विटामिन होती हैं, जैसे B1 B2 B3 इस तरह से करके होती है। तो यहाँ पर जो विटामिन B2 है, ये B2 क्या है, देखिए इसमें ये है रिबोफ्लेविन। तो रिबोफ्लेविन को कहते हैं विटामिन B2। विटामिन B6 जो होती है वो पायरिडॉक्सिन होती है और विटामिन B12 जो होती है वो कोबालामाइन होती है। तो इस प्रकार से विटामिन B2, B6 और B12 के ये रासायनिक नाम हैं। लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है। सूक्ष्म तत्व इसमें नहीं है गंधक। सूक्ष्म तत्व वो तत्व होते हैं जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म तत्व। और जो इसके अलावा जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं वो सूक्ष्म तत्व नहीं होते हैं। पपीता में मुख्यतः क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आंवला, आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, कौन, दूध। इसमें देखिए आम, पपीता, गाजर और दूध, इनमें से विटामिन ए का जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो कौन सा है, दूध। मतलब दूध प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये हमें पशुओं द्वारा मिलता है। अब ये हम मनुष्य चूंकि अपने हित के लिए उसका दूध निकाल लेता है, हालांकि वो तो उसके बछड़े के लिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाकी फल हैं जो जैसे आम है, पपीता है, गाजर है, ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होती है। तो अल्फा केराटिन जो है वो एक प्रोटीन होती है जो त्वचा में उपस्थित होती है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सभी प्रकार की प्रोटीनों में उपस्थित होते हैं। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है क्या, अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली किरणें, वो अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में से प्रोटीन की आवश्यकता
वृद्धों को उच्चतर चाहिए और तरुणों को न्यूनतम चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उसमें उसकी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो डिग्रेड हो जाती हैं, मतलब कि वो खत्म होने लगती हैं। तो कोशिकाओं के जनरेशन के लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन ही वो तत्व है जो शरीर के डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए आवश्यक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त जो मात्रा है वो कितनी है? 45 ग्राम। मतलब कि सामान्य महिला के लिए 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन वहीं पर यदि कोई दूध पिलाने वाली महिला है तो उसके लिए 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं और फिर बताना है हमें कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में इन उपर्युक्त 4 कथनों में से जो विशिष्ट लक्षण होंगे वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला लक्षण इसमें दिया गया है कि वह कम मोटा होगा। बिल्कुल ये बात सही है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो वो ज़्यादा मोटा नहीं होगा, है ना, फैटी नहीं हो, फैटी का मतलब ओवर फैट नहीं होगा वो, है ना, सिंपल होगा और अच्छा होगा। दूसरा कथन, तो ये पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। बिल्कुल ये भी बात सही है। अगर कोई बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, अपितु अगर कोई बच्चा बाहर का दूध पीता है यानी कि जानवरों का दूध पीता है तो ये भी बात यहाँ पर सही है। तीसरा है यहाँ पर उसे प्रोटीन, विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलेंगे। बिल्कुल माँ के दूध में जो प्रोटीन, विटामिन या और जो भी तत्व होते हैं वो जो जंतुओं का दूध होता है उनसे कहीं ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो माँ का दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही कारगर होता है और शुरुआती का दूध तो माँ का बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। तो इस प्रकार से तीसरा कथन फिर यहाँ पर सही है। और चौथा कथन यहाँ पे दिया है उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होगी। नहीं, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि नहीं होगी, उसकी लंबाई में ठीक ठाक वृद्धि, मतलब सही वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये चौथा कथन यहाँ पर गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। स्टार्च है, स्टार्च एक क्या है? पॉलीसैकेराइड है। यहाँ पर अब देखिए 4 कथन दिए गए हैं और फिर इसमें बताना है कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है। तो पहला कथन देखिए दिया है कि स्टार्च और सेलुलोज दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं, तो ये बात यहाँ पर सही है। इसके बाद दूसरा है कि दोनों बहुलक हैं, ये भी बात सही है, स्टार्च और सेलुलोज दोनों बहुलक हैं। अगला यहाँ पे कथन दिया है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर जो ये कथन है ये क्या है? यहाँ पर रॉन्ग है, ये दोनों जो हैं वो कलर प्रदान नहीं करते हैं। अगला कथन दिया है दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं, ये भी बात यहाँ पर सही है। प्रोटीन, स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पचता है क्या? स्टार्च। तो जो स्टार्च होता है वो लार से या लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होता है उनके थ्रू पचता है। वह विटामिन जिसे हार्मोन कहा जाता है वो है विटामिन डी, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है क्या? कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी के सर्जन में उपयोगी है। यहाँ पर सही कथन ये है कि देखिए दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6 और B12 आदि पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दूध में देखिए मल्टीविटामिन के B1, B2, B6, B12 ये सब पाए जाते हैं। अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण में से कुपोषण जो होता है वो अल्प पोषण और असंतुलित पोषण से, अगर कोई अल्प पोषण ले रहा है या फिर असंतुलित ले रहा है तो उसको कुपोषण हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर इसके बाद में बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, तो बिल्कुल ये बात सही है, मानव भोजन में वसा अम्ल होने चाहिए। अगला कथन यहाँ पर है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, तो एक दिन के भोजन में सामान्यतः 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी बात एकदम सही है। अगला है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कुछ वसा अम्लों का उत्सर्जन करती हैं या उनको बनाती हैं, तो इस प्रकार से तीसरा गलत है। अगला है
आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग हो जाता है। अगर हम आवश्यक मात्रा में वसा अम्ल शरीर को ना दें तो न्यूनता रोग होगा, ये बात यहाँ पर सही है। अलसी प्रचुर मात्रा में स्रोत है किसका? ओमेगा 3 वसीय अम्ल या ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो अलसी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो अलसी का तेल है या अलसी को किसी भी रूप में खाया जाना बहुत ही आवश्यक कहें या फिर बहुत ही उपयोगी साबित होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है क्या? कैल्शियम और पोटेशियम। यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए ये कथन जो है एकदम सही है। फिर यहाँ पर कारण दिया है विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि विटामिन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नहीं मारते, लेकिन हाँ ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। पुनः यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए हैं। कथन कह रहा है मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन अनिवार्य रूप में शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये बात गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ग्लाइसिन, सेरिन और टायरोसिन उपस्थित होने चाहिए यहाँ पर। लेकिन कारण देखिए जो है वो सही है। क्या है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो कुछ अनिवार्य जो आवश्यक हैं वो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं किसमें? देखिए सोयाबीन और पशुओं से प्राप्त होने वाले जो प्रोटीन हैं उनमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो शाकाहारी में सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन ही वो पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। अदरवाइज फिर जैसे मछली है या फिर अंडे हैं या फिर मीट है, उन सब में अनिवार्य अमीनो अम्ल के सारे तत्व पाए जाते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान जो वसा होती है वो क्या करती है कि शरीर को ऊष्मा क्षय के विरुद्ध काम करती है, अर्थात वो ऊष्मा को रोकती है। तो जैसे बहुत सारे वो जानवर जिनके शरीर में ज़्यादा फैट पाया जाता है उनको फिर सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि उनकी अंदर की जो ऊष्मा है वो फैट के कारण बाहर नहीं निकल पाती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज में से जिसके चयापचय प्रक्रम से अधिक ऊर्जा निकलती है वो है वसा। मतलब कि जो वसा है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे कम होगी, प्रोटीन में कम होगी, लेकिन अगर वसा की बात करें तो वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% जो भाग होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर है, हमारे भी शरीर में ये अधिकांशतः जो हम ये कहें कि जो मांस है या सारी चीज़ें जो बनी हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो मात्रा में चीज़ है वो क्या है? प्रोटीन है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये बात यहाँ पर सही है। अगला देखिए, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। ये बात यहाँ पर गलत है। उसमें एक आबंध ना होकर डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, मतलब कि पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। तो मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, इसलिए अगर किसी को मीट खाना है तो वो मछली का मीट खाए तो वो उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी जो है वो ये विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट नहीं होती है। उसके इस अभियान का या इसके ये जो विज्ञापन है इसका क्या अभिप्राय है? इसमें से उसका अभिप्राय है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से निर्मित नहीं है। हाइड्रोजनीकृत तेलों का क्या मतलब है कि जो भी वनस्पति तेल हैं, अगर हम उनको वनस्पति घी बनाना चाहते हैं तो हम उनका हाइड्रोजनीकरण करते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके। लेकिन ये जो होते हैं हाइड्रोजनीकृत जो वसा होती हैं ये शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो ये बात यहाँ पर सही है। अगली बात देखिए क्या है, कह रहा है कि कंपनी के आहार उत्पाद जो हैं वो पशु उत्पन्न वसा से या फिर पशुओं से उत्पन्न जो तेल हैं उनसे निर्मित नहीं है। ये भी बात यहाँ पर सही है।
अगले कथन है, कंपनी के द्वारा उपयुक्त या प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका, जो मतलब हृदय के लिए जो परेशानी है उसको नहीं करेंगे। तो ये भी बात यहाँ पर सही है। तो ये है, ये 3 कथन जो थे ये इस प्रकार से ठीक है। तो चलिए अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंतःस्रावी ग्रंथियों से, जिसमें से हम हार्मोन्सों के बारे में देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन सृजित करती है, उसका क्या आगे उपयोग होता है। तो इससे संबंधित जो भी कंटेंट होगा फ्रेंड्स, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के वीडियो भी जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें से केमिस्ट्री है और अन्य भी विषय, पॉलिटी है और जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।